क्लाइमेट चेंज, पृथ्वी अब खतरे में है। हमें अब पृथ्वी को बचाना होगा। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है कि हमारे ग्लोबल इलाइट्स, कॉरपोरेट्स और पॉलिटिशियंस प्रकृति को बचाने के लिए इतने एकजुट होते दिख रहे हैं, जिसे खुद इन्होंने ही धीरे धीरे तबाह किया और सारा इल्ज़ाम अब इंसानों पर डाल दिया है। वैसे ये हर बार ऐसा ही करते आए हैं। पहले समस्या का पहाड़ बना देते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम नागरिकों पर डालकर उनके सामने कुछ ऐसे विकल्प रख देते हैं जिसे वो शुरुआत से ही हासिल करना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें, अगर मुझे लोगों के शरीर में नैनोबोट्स डालने हैं तो मैं ये चीज़ डायरेक्टली कर नहीं सकता। उसके लिए मैं एक बीमारी का प्रोपेगेंडा फैलाऊंगा और उसकी रोकथाम के नाम पर एक ऐसी दवा बनाऊंगा जिसके ज़रिए मैं लोगों के शरीर में नैनोबोट्स डाल दूंगा। अब तो आप समझ चुके होंगे। तो क्लाइमेट चेंज एजेंडा भी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने पहले निकोला टेस्ला जैसे कई साइंटिस्ट के इन्वेंशंस जो आम जनता को सक्षम और सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते थे, उन्हें मार और धमका कर छुपा दिए गए और लोगों के सामने कुछ ऐसे विकल्प रख दिए गए जिससे वो आम जनता का शोषण कर सकें और प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर आम जनता से ही गुलामी का टैक्स लिया जा सके। पर इन सब तरीकों से इतना नुकसान नहीं हो रहा था जिससे वो लोगों की मानसिकता को क्लाइमेट चेंज का एहसास दिलाकर ढाल सकें। उसके लिए प्रकृति और लोगों को धीरे धीरे बड़ा नुकसान पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन, हार्प और केमिकल का यूज़ करते आ रहे हैं। उन्हें पता है कि आम जनता बहुत बेवकूफ़ है। उन्हें बस 2 वक्त की रोटी और एंटरटेनमेंट में उलझा कर रख दो और धीरे धीरे वो अपने आप ही एजेंडा में आती रहेगी। जैसे आसमान में बनने वाले आर्टिफिशियल बादल ही ले लो। आपके आसपास कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्लेन से बनने वाले धुएं या केमिकल को देखकर कभी सोचा भी है कि ये क्यों है, इसका मुझ पर असर क्या हो रहा है? इन केमिकल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को RTI भी लगाई गई थी, जिसमें ये पूछा गया था कि एरोप्लेन से निकलने वाला धुआं किस चीज़ का बनता है जो पूरे आसमान में फैलकर एक बादल का रूप ले लेता है। क्या ये जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है और इसका बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? इस पर सरकार का जवाब आता है, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस रिगार्ड। मतलब हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वो चाहते तो इसे कॉन्ट्रेल कहकर टरबाइन और ठंडी हवा से बनने वाला एक पानी का बादल भी कह सकते थे, पर वो इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को जवाब देकर और कई सवाल पैदा कर देते। तो चलिए, वो तो नहीं बताने वाले, हम ही बता देते हैं। केमिकल एक एरोसोल मटेरियल है जिसमें हेवी मेटल्स, नैनाइड्स और जेनेटिक मटेरियल होता है जो खुले आसमान में आपके ऊपर छिड़का जाता है, जो आपके खाने पीने हवा में मिलाया जाता है, जो आपके शरीर में जाने के बाद सेलफोन टावर्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, आपकी आत्मा और शरीर के वाइब्रेशन को लो रखता है, जिससे ये जनता का मूड आशाहीन, डिप्रेस और बीमार बनाए रखते हैं। इस केमिकल के और भी यूज़ होते हैं जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन और हार्प जैसे वेपन को लोअर मेटल एटमॉस्फेयर प्रदान करते हैं, उनकी प्रोजेक्शन और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो अब बात आती है डायरेक्ट एनर्जी वेपन की। इसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक एनर्जी वाली पार्टिकल बीम या लेज़र बीम जिसे किसी भी बड़े ड्रोन, एरोप्लेन, सैटेलाइट में लगाया जाता है और इस बीम से वो किसी भी जंगल में आग लगा सकते हैं, किसी भी ज्वालामुखी को सक्रिय बना सकते हैं। जैसा हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं कि कैसे इन जंगलों में आग लग जाती है जो कई महीनों तक चलती रहती है। उन फॉरेस्ट फायर में कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें कुछ पेड़ सुरक्षित है पर वहीं पड़े कुछ व्हीकल्स के मेटल पार्ट्स ज़मीन पर गले पड़े हैं। यही केस 9/11 में भी हुआ था। कुछ कार मेल्ट हो चुकी थी, कंक्रीट डीमेटेरियलाइज होकर डस्ट बन चुका था। ऐसा नेचुरल केसेस में होना मुमकिन नहीं होता है। कई लोगों ने इन बीम को वेदर रेडार्स में ही पकड़ा है जो अभी भी अनसोल्ड है। तो अब बात आती है हार्प की, जो पूरी दुनिया में बिछा दिए गए हैं। इंडिया का हार्प नार्ल में है, NARL। ये कहने तो आयनोस्फीयर रिसर्च प्रोग्राम है, पर यह है आयनोस्फीयर हीटर जिसका उपयोग वेदर वेपन्स की तरह किया जाता है। ये आयनोस्फीयर में हाई पावर EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज को डालकर आयनोस्फीयर को हीट करते हैं। वहाँ पर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना दिया जाता है जहाँ पर सूरज की किरणें और हवा कॉन्सेंट्रेट होने लगती है और एक आर्टिफिशियल वेदर बना दिया जाता है।
इसके अलग अलग बीम पैटर्न से अलग अलग आर्टिफिशियल मौसम और तूफ़ान बनाए जा सकते हैं। ये नेचुरल वेदर और तूफ़ान के रास्तों को भी बदल सकता है और उन्हें व्यापक बना सकता है। आजकल अधिकतर तूफ़ान इन्हीं वेपन से बनाए जा रहे हैं। हार्प की फ्रीक्वेंसीज कई बार वेदर रेडार में भी दिख जाती है। इनके पैटर्न कई बार आसमान में बादलों पर भी दिख जाते हैं। ये वेव पैटर्न नेचुरल नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपकी मानसिकता में इन्होंने ये सब नॉर्मल बना दिया है। बाकी हर चीज़ को आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड समझा जाए ये भी एक बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी की भी एक अपनी आत्मा है, उसका भी एक वेदर साइकिल है। ये एक अनस्टेबल प्लेनेट है तो इसके पोल्स और लैंड मासेस भी शिफ्ट होते रहते हैं। आइस एज से लेकर फ्लड तक ये पृथ्वी की एक नेचुरल साइकिल है जिसमें पृथ्वी गुजर कर अपने आप को हील करती रहती है। तो इन ग्लोबल इलाइट्स ने वेदर वेपन्स यूज़ कर क्लाइमेट चेंज की इमेज लोगों के दिमाग में बना दी है अपने प्रोपेगेंडा पपेट्स के द्वारा। और अब वो इसका सारा इल्ज़ाम आप लोगों पर डालकर आप लोगों को कुछ ऐसे विकल्प देने वाले हैं जिससे वो आपके जीवन का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। और ये क्लाइमेट का एजेंडा पैंडेमिक से कहीं ज़्यादा बड़ा है, जो वो एजेंडा 2030 के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बता चुके हैं, जिसमें वो फॉसिल फ्यूल, इरिगेशन और सभी तरह की प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म कर सारा कंट्रोल पब्लिक से छीन कर कॉरपोरेट्स इलाइट्स को दे देंगे। जहाँ ना आपके पास खुद की ज़मीन का अधिकार होगा, ना आपके पास गाड़ी का अधिकार होगा, ना आपके पास खेती करने का अधिकार होगा, ना आप कहीं पर नॉन एसेंशियल ट्रेवल कर सकेंगे। वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आपको बना कर देंगे, उसके अलावा आपके पास कुछ खाने का विकल्प भी नहीं रहेगा। वो इस एजेंडा में इंसानों को सिर्फ 30% ज़मीन तक सीमित करना चाहते हैं और बचे हुए 70% ज़मीन पर रेप्टिलियंस ग्रेस के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। वो 30% एरिया भी ह्यूमंस फार्मिंग के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि इन रेप्टिलियंस, मेंटिस और ग्रे का हम फूड सोर्स हैं। उन्हें ह्यूमन मीट और ह्यूमन सोल एनर्जी कंज्यूम करना अच्छा लगता है। तो वापस आते हैं इस 30% लीवेबल सस्टेनेबल एरिया में। आसान भाषा में कहें तो स्मार्ट सिटीज़ में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 24 घंटे आप पर निगरानी रखेगी, जहां आपके पास कोई अधिकार, कोई प्राइवेसी, कोई आज़ादी नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी पर उनका टोटल कंट्रोल होगा। उन स्मार्ट सिटीज़ वाली दुनिया में आम जनता को गुलामी महसूस ना हो, उसके लिए कई तरह की वर्चुअल मैट्रिक्स बनाई जा रही है, जिसमें वो 24 घंटे इंसानों को रखने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत जल्दी होने वाली है मेटावर्स से। ये एक वर्चुअल मैट्रिक्स होगी जिसकी शुरुआत VR बॉक्स से होगी, फिर VR लेंस ला दी जाएंगे लोगों के लिए और धीरे धीरे करके लोगों को उस दुनिया का इतना एडिक्ट बना दिया जाएगा कि वो खुद के ब्रेन में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट भी करवा लेंगे। और उस चिप के रियल लाइफ में फ़ायदे भी होने वाले हैं, जिससे लोग टेलीपैथी कर पाएंगे, मतलब आप अपनी सोच को दूसरों के दिमाग में प्रोजेक्ट कर पाएंगे और उसी के साथ आप अपनी सोचने की प्राइवेसी भी खो चुके होंगे। इन सब के साथ वो उस सस्टेनेबल एरिया में आपके लिए कार्बन क्रेडिट सिस्टम भी लाना चाहते हैं, जिससे वो आपके द्वारा उपयोग में ली गई या बनाई गई किसी भी प्रकार की वस्तु जिससे प्रकृति में कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा, उस पर वो आपसे टैक्स लेंगे और आपको उस पर रिवार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्बन क्रेडिट सिस्टम और सोशल क्रेडिट सिस्टम से वो आपकी सुविधाएं जैसे फूड, ट्रेवल और बेसिक नीड्स की लिमिटेशन तय कर सकेंगे, आप पर अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकेंगे। और भी बहुत कुछ है जो समय के साथ सामने आएगा। ये एक ग्लोबल एजेंडा है, इसमें कोई कंट्री अकेली नहीं है। सभी कंट्रीज़ के लीडर्स उन इलाइट्स की कठपुतलियाँ हैं और सभी देशों की गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ काम कर रही है। इन सब के डार्क एजेंडा से बचने का एक ही उपाय है, 60% जनसंख्या किसी भी स्तर तक अगर जागरूक होकर इन सब के डिवाइड एंड रूल के प्रोपेगेंडा से बाहर आकर एकजुट होकर अगर इनसे सारा कंट्रोल अपने पास ले ले, तभी। उनका सबसे बड़ा डर आपकी जागरूकता और एकता है और उनकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी नासमझी और इंसानों का विभाजन है।